सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। नया हफ्ता, नया दिन, नई अज़्म और नई उम्मीद की किरण और मज़ेदार सी नई खबरों का अहवाल लिए हम दोबारा से हाजिर हैं आपके सामने आज मंडे को, हफ्ते का पहला दिन। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यकीनन हफ्ते का पहला दिन होता है और मार्केट्स खुलती हैं, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, लेकिन हम देख रहे हैं, हम कोशिश हमेशा से ये करते हैं कि हम लाइटर साइड पे कुछ हल्की फुल्की स्टोरी आपके लिए लेकर आए ताकि आपका मूड हमेशा खुशगवार रहे। लेकिन जब खबरें खोलते हैं कहते हैं यार कहाँ है वो लाइटर साइड, कहाँ है वो लाइटर साइड। इलेक्शन में भी दो बंदे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, छोटी छोटी बातें, महंगाई की सूरत हाल। लेकिन महंगाई जितनी भी बढ़ जाए, वर्दा जब मॉल गई थी गुज़िश्ता रोज तो उन्होंने बताया कि इतनी रश मैंने देखी कि लग नहीं रहा था कहीं महंगाई यहाँ। वर्दा एग्जैक्टली, यूजली वीकेंड्स पे ईद भी करीब है तो लोगों की कोशिश है, मार्केट्स भी जल्दी बंद हो रही हैं कि शॉपिंग कर ले। तो मैं भी शॉपिंग पे गई थी, लेकिन मैं देख के एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। और कुछ ब्रांड्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट शुरू कर दी हैं कि आप 4 से 5 कपड़े हमारे ले लें, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। लोगों के लिए सहूलत फराहम की गई है एक तरीके से। लेकिन ताला देखा जाए तो नॉर्मली वीकेंड्स पे, संडे के दिन स्पेशली होता ये है कि हम जल्दी सारा काम अपना वाइंड अप करके ना सोने की तैयारी करते हैं कि हमें पता है कि मंडे को सुबह दोबारा से उठना है। लेकिन कल का जो संडे था वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट था कि जो आजकल इलेक्शंस हो रहे हैं, इंटरनल इलेक्शंस इनमें जो हुए हैं और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे थे, उसके देखने के लिए सब रात भर तक जागते रहे और कोशिश करते रहे कि जी अब क्या नताइज सामने आएंगे। यकीनन बहुत बड़ा दिन होता है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस का, क्योंकि यकीनन इन इलेक्शंस के रिजल्ट से मालूम पड़ता है कि जनरल इलेक्शंस में क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, किसका होल्ड ज्यादा है। आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो को भी, हम डिस्कस करेंगे मैंगोज की सूरत हाल को, मैंगोज की पैदावार, आम की पैदावार कैसी रही है, एक्सपोर्ट कैसी रही है। साथ साथ हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग चैंपियन से भी, ताज हैदर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे आज लोकल इलेक्शंस के डिस्कस करने के लिए। पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक बार फिर मुखालिफिन को लाहौर में ललकार, कहा अंपायर तुम्हारे साथ लेकिन जीत हमारी होगी। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इलेक्शन कमीशन को भी जानिबदार कह डाला। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान में आम की फसल को नुकसान, गरीब आदमी अपने बच्चों को महंगा आम खिलाने से महरूम। शदीद मुआशी बदहाली में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को भी धचका लगने का खदशा। बिटकॉइन का मुस्तकबिल क्या होगा? मौजूदा हुकूमत क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ अदालत पहुंच गई। वैल्यू में मुसलसल कमी रिकॉर्ड, आलमी सरमायाकारों का भारी नुकसान। और मिस्टर एशिया टाइटल हो या मिस्टर वर्ल्ड, बगैर हुकूमती सरपरस्ती के पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर फजल इलाही की धूम। मिस्टर परफेक्ट फजल इलाही से आपकी मुलाकात करवाएंगे। राइट, आफ्टर टॉप स्टोरीज जानी एक और बड़ी खबर थी। गुज़िश्ता रोज संडे के रोज कहूटा में साबिक DGISI ज़हीरुल इस्लाम साहब तकरीब से खिताब कर रहे थे। शब्बीर आवान साहब जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं वहां पर इलेक्शंस PP7 रावलपिंडी से, और उस तकरीब में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को वोट देना इस वक्त की जरूरत है पाकिस्तान की खातिर। लेकिन सिंध में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए 14 अजला में, उसमें देखा यह कि पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा। लेकिन अफसोस के साथ हमने वायलेंस देखा, हमने धांधली की वीडियोस देखी, हमने बहुत बड़े बड़े इल्जामात देखे रूलिंग पार्टी पर लगते हुए, लेकिन फिर भी क्लीन स्वीप देखा गया उनकी जानिब से। GDA नंबर 2 पर रही। हम जानेंगे अपने नुमाइंदगान से कि क्या सूरत हाल रही गुज़िश्ता रोज इलेक्शन में पूरा दिन। सखर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद अली और लाड़काना से शिराज पठान वर्दा। जी शिराज और शायद बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की, क्योंकि जितनी भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मार कुटाई हुई है, लाठी बरसाई गई है लोगों पे, धांधली इतनी ज़्यादा हुई है, तो क्या कहेंगे? और MQM ने तो इनकार भी कर दिया है ये गैर हतमी नताइज मानने से। शायद पहले आप बताइए सखर से, ब्यूरो चीफ हमारे। देखिए सूरत हाल ये है, तला के जो इलेक्शन हुए हैं कल शहरी इलाकों में तो कदरे कोई इतना वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन जो देही इलाके हैं वहाँ बड़े पैमाने पे वायलेंस हुआ, लोगों की जानें गई, लोग ज़ख्मी हुए। ना अहली नजर आई इलेक्शन कमीशन की कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है। नाक़िस इंतजाम थे जिसके बायस सूरत हाल ख़राब हुई, वोटर एक दूसरे से उलझते रहे, लोग एक दूसरे से उलझते रहे। बहरहाल इलेक्शन इख्तिताम पजीर हो गए और जो वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है इन
14 अजला में जो 4 डिवीज़न में सक्खर, शहीद बेनज़ीर आबाद, लाड़काना और मीरपुर ख़ास में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आगे नज़र आ रही है। लेकिन इस इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ यूसी चेयरमैन भी जीते हैं, इसके अलावा जीडीए के लोग भी कुछ सामने आए हैं और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है वो यूसी चेयरमैन मौजूद हैं यहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने कामयाबी हासिल की। ये कल सारा दिन अपने वोटरों की लिस्ट लेकर परेशान रहे इलेक्शन कमीशन के रवैये से। जाकिर बंदानी से बात करते हैं। आप बताइए, एक दिन तो खासा आपके लिए मुश्किल गुजरा लेकिन कामयाबी बहरहाल आपको मिली, क्या अब आपका कहना है? देखिए, कल सारा दिन जो है इलेक्शन कमीशन की जो गलत हिकमत, गलत वोटर लिस्ट है, गलत मामलात की वजह से सारा दिन वोटर जो है वो हमारे पर मुसल्लत रहे, परेशान रहे। अगर वो ये वोटर लिस्टें सही होती तो शायद टर्नआउट कुछ और होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। अब हमारा आगे की तरफ देख रही है कि हमारी यूसी के जो मसाइल है इंशाल्लाह उसको जो है ऐसे तरीके से हम हल करवाएं। हमारे जो बुनियादी मसाइल है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है या सफाई के मसाइल हैं, इंशाल्लाह अब हम आगे जाकर इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। आगे जाके अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हर कामयाब होने वाले यूसी चेयरमैन या टाउन के जो आगे चेयरमैन आने वाले हैं उनका कहना यही है। लेकिन बहरहाल ये देखने की बात है तलहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजामात का दावा किया था कि जी भरपूर और सही एहसन तरीके से इलेक्शन कराएंगे, ऐसा हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। हमने जब कल सुबह से इलेक्शन की कवरेज की और रात गए तक हम जो सूरत हाल देखते रहे, रिजल्ट लेट होते रहे, मुतादिद मकामात पर जो मुताल्लिका फॉर्म्स होते हैं वो नहीं पहुँचे हुए थे, गलत फॉर्मों पर रिजल्ट जारी होते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन सोया रहा। कहीं पर इलेक्शन कमीशन की कोई मुदाखलत नज़र नहीं आई। यूसी चेयरमैन जो है वो दौड़ते भागते रहे, जो उम्मीदवार थे वो दौड़ते भागते रहे, आपस में उलझते रहे, एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डालते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन सोया रहा। हाँ, मामलात को संभालने की कोशिश की, वो पुलिस, रेंजर्स और जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने कोशिश की कि मामलात जो है वो हद से आगे न बढ़े, लेकिन बहरहाल देही इलाकों में वायलेंस हुआ, लोग भी मरे, ज़ख्मी भी हुए, ज़ख्मी होकर अस्पतालों तक पहुँचे हैं। तो ये अमली तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन की इस बल्दियाती इलेक्शन के पहले फेज में नाकामी नज़र आई है। जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह इसमें नाकाम नज़र आया है। यकीनन शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने पूरा दिन देखा, अपनी आंखों से देखा किस तरह से अमल जारी रहा, आपने पूरा दिन उस पर रिपोर्टिंग भी की। लेकिन सोचने की बात यह कि एक तरफ तहरीक इंसाफ के सरबराह लीडर कप्तान ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानिबदार है, बायस्ड है, एक साइड पे हुई भी है, सियासी हुई भी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में शाहिद ने जिस तरह रिपोर्ट किया अभी, कंप्लीटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सोता हुआ नजर आया, धांधली होती रही और कुछ ना कर पाया इलेक्शन कमीशन और ऑफ तरह पाकिस्तान। दिखने में ये भी नजर आया क्लियरली कि इनकी कोई तैयारी ही नहीं थी। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शंस अनाउंस तैयारी थी ना, सोने की तैयारी थी, सोने की तैयारी थी कि भाई हम सोएंगे, इलेक्शंस होते रहेंगे। खैर, 2 लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उसके अलावा भी कितने 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं मुस्तकिल। और कल की अगर सूरत हाल आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखी हो तो देख के लग नहीं रहा था कि ये कहीं के बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि अभी सोचें अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन में ये हाल है, तो जब एक्चुअल इलेक्शन होंगे तो उसमें क्या होगा। फिर आपने क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को तरजीह नहीं दी जब आपने खुद इस चीज पे एडमिट किया कि हम नॉर्मल इलेक्शंस करवाएंगे। आपकी तैयारी तो कहीं धांधली साफ साफ दिखाई दी है। इनफैक्ट लोकल आपस में जो पीडीएम हुकूमत पीडीएम के जो मेंबर्स हैं, एमक्यूएम की बात करें तो वो भी इस बात से खुश नहीं है। तला आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिराज की जानिब। शिराज बताएंगे हमें लाड़काना की सूरत हाल से आगाह करेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल रही है इलेक्शन की। जी शिराज बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन गुज़िश्ता रोज़ हुआ और लाड़काना की 46 यूनियन काउंसिल्स, लाड़काना शहर की 20 यूनियन कमेटियां, 4 टाउन कमेटी, 2 म्यूनसिपल कमेटी समेत 310 वार्ड्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कड़ा मुकाबला था वो लाड़काना अवामी इत्तेहाद, जो मकामी सतह पर इत्तेहाद बनाया गया जिसमें पीटीआई, जेयूआई, जीडीए, पीपल्स पार्टी, वर्कर्स, जमात इस्लामी और दीगर जमातें थीं, उनका मुकाबला था। और यहाँ पर जो ओवरऑल सिचुएशन है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में है, वो फातेह जमात करार पाई है। लेकिन जो एक डेंट हमेशा लगता रहा है 2013 से 2018 में, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाड़काना की जो जनरल इलेक्शन की सीट हारी और ज़िमनी इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारी, और जो माजी में बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें भी शहर की 6 यूनियन कमेटियां हारी थी, वो डेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बार फिर लगा है। और लाड़काना शहर की तकरीबन 2 से 3 यूनियन कमेटियां जो हैं वो जीडीए उस पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। लाड़काना का जो रत्तो देरो
म्यूनसिपल कमेटी का इलाका है, नवडेरो का इलाका है, वो तमाम की तमाम पीपल्स पार्टी ने स्वीप की हैं। लेकिन जो डोकरी और बाकरानी है उसमें एक बार फिर जो GDA के उम्मीदवारान हैं वो 5 यूनियन काउंसिल पर जो है वो कामयाब हुए हैं, और जो टाउन कमेटी हैं उसमें भी तकरीबन 2 टाउन कमेटियां जो हैं वो GDA के लोग ले उड़े हैं। जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भी होती रही, सीक्रेसी बैलेट पेपर की आउट होती रही। एक वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल है जिसे लाड़काना से मंसूब किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब तक उस पर कोई रद्द अमल नहीं आया जिसमें वाज़ेह बहुत शुक्रिया आप करते शाहिद अली और लाड़काना से शिराज पठान में रिपोर्ट कर रहे थे। लोकल बॉडीज के इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब। ताज साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ताज साहब, ये बताइए कि इस वक्त सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, कहा यही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने लीड किया है, क्लीन स्वीप किया है, लेकिन अभी लाड़काना में मालूम पड़ा कि वहां पर फिर डेंट पड़ गया है। 2 से 3 यूसियां ऐसी हैं जो GDA ले गया है। लाड़काना जो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, पीपल्स पार्टी उसको महफूज नहीं रख पा रही है। साथ साथ धांधली के इल्जामात, सियासी हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल करने के इल्जामात पीपल्स पार्टी पर लग रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? पता नहीं, इल्जामात को देखा जा सकता है, तहकीकात की जा सकती है। दूसरे ये कि अब तो वीडियो का जमाना है, तो तस्वीर आ जाती हैं, तो उन तस्वीर में जो भी है तो उनको ले लिया जाए, तहकीकात कर ली जाए। और ये बेशतर जो शिकायत हैं कि जिनको दूसरी जमातें कर रही हैं, ये तो मेरी डेस्क से कल मैं क्योंकि इंचार्ज हूँ इलेक्शन सेल का, और जो भी शिकायत वगैरह हैं वो मेरे थ्रू जाती हैं, तो मेरी डेस्क से ये शिकायत हम यूसुफ जाफरी पे जैसे स्टाफ चला गया तो मैंने बताया, या वो नहर के अंदर वो था, या कहीं झगड़े हो रहे थे, तो वो तमाम की तमाम शिकायत तो मेरे पास से ही जा रही थी, और उसको बाद में दोहराया जा रहा था कि ये हो गया। बहरहाल जो भी हुआ है। तो ताज साहब, ये इतनी मसला क्यों पेश आया? क्या तैयारी नहीं थी इलेक्शन की, लोकल बॉडीज के इलेक्शन की? जिस तरह की मारपीट हुई है, धांधली हुई है, पेपर्स गायब हो गए हैं, बैलेट बॉक्स लेके भाग गए हैं, ये सब क्यों हुआ? कितनी सीटों पे इलेक्शन हो रहा था आपके पास है फिगर? मैं देता हूँ 6227 पे। अच्छा, उसमें से कोई 900 से ज्यादा जो थी वो बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी थी, और उनके लिए अगर एक सीट के आप 4 भी पोलिंग स्टेशन रखें तो कोई 24-25 हजार पोलिंग स्टेशन। अब अगर 6-7 ऐसे वाकयात हुए हैं तो जाहिर है कि ये इलेक्शनों के अंदर, और ख़ासतौर से वो जो इलाका है वो कबायली इलाका है, तेजानी ट्राइब है और मज़ारी ट्राइब है और दूसरे ट्राइब्स, तो जो कबायली लोग हैं उनको ज़रा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। तो ताज साहब, आपको नहीं लगता कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होता तो इन तमाम मसाइल का सामना ना करना पड़ता? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता तो घर बैठे रिगिंग होती। क्यों? घर बैठे रिगिंग होती, मैं देख चुका हूँ। रिगिंग तो ताज साहब अभी भी हुई है ना, घर बैठे हो या वहाँ पोलिंग स्टेशन पे हो, रिगिंग को बंद तो नहीं कर पाए, और इनको इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर चुका है इन तमाम चीजों। ताज साहब, एक सवाल मेरा आपसे, जो शिकायत आपने प्रोसेस की कल, आपने कहा आप इंचार्ज से इलेक्शन सेल में, उन शिकायत का क्या होता है सर? कुछ होता है, कोई एक्शन होता है उनके ऊपर? जो भी वाकयात हुए उनको देख लिया जाए। हमारे किसी बंदे का कसूर है तो कानून में मौजूद है, दूसरे किसी का है अगर तो हम माफ कर देंगे, इलेक्शन कमीशन अगर माफ कर। और सर, जो 2 अमवात हुई हैं, 2 डेथ्स हुई हैं, उस पर सर कुछ एक्शन होगा आपकी नजर में, या फिर वो इलेक्शन की नजर हो गए? वो ये बहुत प्रोजेक्ट है कि 2 जगह ये गोलियां चली और उसमें सांगों में और दूसरी जगह वो ये तमाम चीज हुई है, जाहिर है, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए और देखना चाहिए कि किसने किसको कत्ल किया है। ताज साहब, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आपने अपनी पूरी जिंदगी सियासत के लिए वक्फ कर दिया, और जब भी इलेक्शन होते हैं सिंध में ऐसे ही जाने जाती हैं, ऐसे ही सांगड़ से खबर आती है कि फायरिंग हो गई, 4 लोग मर गए, 2 लोग मर गए। क्या वजह है कि हमारे इलेक्शन में फायरिंग पे कंट्रोल नहीं हो पाता? वोटिंग तो दूर की बात। देखिए, झगड़े हुए हैं कारकुनों के दरमियान, और उसके अंदर ये मामला जो है ये आगे बढ़ गया है। तो अब इसका क्या तरीका है? उसका तरीका यही है कि जिसकी ज्यादती है उसको देख लीजिए,
और अगर इन झगड़ों की इत्तला जो है वो मेरी सेल से दी गई है और रिपोर्ट की गई है, तो फिर आप इस बात का, और उसकी भी मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इलेक्शन कमीशन के पास है और रिटन हमारी सर कितनी कंप्लेंट्स आपके सेल से रिकॉर्ड हुई हैं कल सर? मेरे ख्याल से कल कोई 22 कंप्लेंट्स हमने दी है वहाँ पे। तो ये अब अगर मैं ही कह रहा हूँ कि यहाँ झगड़ा हो रहा है, तो फिर कम से कम मुझे इतनी तो गुंजाइश दी है कि उस झगड़े में मेरा हाथ नहीं होगा। राइट ताज साहब, आखिर में आपको मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि आपकी पार्टी ने इतनी सारी सीटें जीती हैं और इतने सारे वोट हासिल किए हैं, लेकिन एक और कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। गुज़िश्ता रोज, इतवार के रोज उसको दबाने की कोशिश नहीं की गई है, कम से कम ये क्रेडिट था। राइट ताज साहब, वीडियोस मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक, जायजा लिया जाएगा। ताज साहब एक आखिरी आपसे आपका एनालिसिस जानूंगा। सर कहूटा में, ताज साहब आप मुझे सुन सकते हैं? सर कहूटा में साबिक डीजी ISI ज़हीरुल इस्लाम साहब ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि इमरान खान को वोट देना इस वक्त मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत भी है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? ये मेरे अंदाजे गलत निकले हैं और ऑपोजिशन ने मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा सीटें ले ली है और जाहिर है इसको देखना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम ये भी हुई है हमारी पार्टी के अंदर कि टिकट देने में मसले हुए, तो बहुत पार्टी के लोग इस पार्टी के खिलाफ हो गए और उसमें से तीसरा आदमी, तो मैं इलेक्शन सेल की तरफ से इसको देखूंगा, क्योंकि मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा सीटें जो है वो दूसरी पार्टियां। राइट राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, घुमा गए। ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन है, हम कुछ कह नहीं सकते, जैसे उनको सही लगे। लेकिन एक बात उन्होंने वाज़ेह कर दी कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात थे टिकट की तकसीम के हवाले से, जिसकी वजह से काफ़ी सारी सीटें हाथ से निकल गई। लाड़काना जो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, वहां भी उनको चोट लग गई है, 2 से 3 डेंट लग गए हैं उनको, जिस तरह में लाड़काना से शिराज पठान रिपोर्ट कर रहे थे। वर्दा बिल्कुल, बिलावल भुट्टो का खुद का भी जो वोटिंग है वहीं लाड़काना से ही है और वो भी किसी मसरूफियात की वजह से वहाँ पे नहीं आ सकते, तो हो सकता है इससे भी असर हुआ हो कि अगर बिलावल भुट्टो खुद लाड़काना पहुँच जाते तो शायद वहाँ पे कुछ वोटिंग में हमें डिफरेंस देखने में नजर आता है। खैर, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। नहीं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस हैं वर्दा जो गुज़िश्ता रोज इलेक्शन के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे किस तरह लग रहा है ठप्पे पे ठप्पा। ये बड़ा पुराना इनका ये स्टाइल होता है यकीनन। अच्छा, अभी सोचने वाली बात है कि जरदारी साहब, मैं आपको बताऊं, नवाब शाह में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी नवाब शाह में थे, क्योंकि ऑफ कोर्स आसिफ अली जरदारी साहब की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था, तो अफसोस करने वहां पर मेहमानों का भी तांता बना हुआ था, तो इसलिए ज्यादा वो एक्टिव नजर नहीं आए। एट द सेम टाइम हमने देखा कि इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं और सब लोग यही बता रहे हैं कि भाई ये है हमारा इलेक्शन का निजाम, इस तरह जीतते हैं लोग। धांधली, मैनिपुलेशन, पैसे की ताकत, बंदूक की ताकत, गोलियां चली, लाठियां मारी गई, जिंदगियां छीन ली गई। कबायली इलाके हैं, वहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा जोशीले होते हैं, तो शायद इस तरह के मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये एक फेलियर है मैनेजमेंट का कि अगर कबायली इलाकों में भी इलेक्शन होने हैं और इस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं और फिर रिजल्ट आपके सामने हैं, तो वर्दा बचपन से लाड़काना से वोट लेते आए हैं, वहाँ आपका हेडक्वार्टर है और आज तक आप उसको कबायली इलाका कहते हैं। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है कि इन्होंने अपने गांव को कभी डेवलप नहीं किया। सिंध में हमेशा से कहते थे ना कि भाई अगर आपने अपना वोट बैंक पक्का करना है तो अपने इलाके में स्कूल नहीं बनाओ, अपने दुश्मन के इलाके में स्कूल बनाओ, और अब तो खैर वो भी बंद हो गया है। सैडली सिंध में तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम, रोड्स का नेटवर्क, 2 अस्पताल बने हैं वहाँ पे, एक घम्बट में और एक NICVD, जिसके बाद थोड़ा सा उनकी इज्जत और वकार में इजाफा हुआ है, लेकिन सैडली वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, जिसकी वजह से फिर बोलते हैं तो कबायली इलाके कंट्रोल में नहीं आते। जाहिर ही नहीं दोगे उनको बेसिक नेसेसिटीज नहीं दोगे, हेल्थ एजुकेशन नहीं दोगे, तो वो कबायली नहीं बनेंगे, वो जंगली बनेंगे, क्योंकि उनको उनका हक नहीं मिला है, इसलिए अपने हक के लिए निकलते हैं और हक के लिए निकलते हैं तो फिर धांधली देखते हैं और फिर गोली चल जाती है। लेकिन फिर भी तरह वोटर्स वहीं पर ही ज्यादा हैं, आपको हमेशा से वहीं से ही जीतना है। अगेन PTI has won seats from Sindh। मैं बड़ा खुश हुआ इस बात के ऊपर। और ऑफ कोर्स DG ISI साबिक ज़हीरुल इस्लाम साहब का स्टेटमेंट का उठा में कि इस वक्त इमरान खान को वोट देना वक्त की जरूरत है, इस बात को वाज़ेह कर देता है कि सही कौन है, गलत कौन है, धांधली कौन कर रहा है और हक पे कौन खड़ा है। जी बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी। हम बात करेंगे मैंगोज के हवाले से। सिंध का जिक्र हो रहा था, तो सिंध की आम कोई कम नहीं है, पाकिस्तान की आम किसी से कम नहीं है, मुल्तान का चौसा आने वाला है, सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी प्रोडक्शन कहाँ खड़ी है और खासतौर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंगोज में कितनी जरूरी है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे और एक्सपोर्ट का है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। वर्दा को आम बड़े पसंद है और कह रही जब से आम का सीजन आया है मैं मोटी होती जा रही हूँ, ऐसा सच है वर्दा? बिल्कुल ऐसा सच है कि सबसे ज़्यादा कैलोरीज आम में होती हैं, और अगर आप एक दफ़ा एक आम खा लें, यानी सिंदड़ी आम की एक बात अगर हम करें, तो आपको अपना उस टाइम का मील छोड़ना पड़ता है अगर आप डाइट पे हैं तो। और भाई आम साल में एक दफ़ा आता है तो दिल भर के इसको खाना चाहिए। मैं बड़े शौक से खाती हूँ आम। और अभी आप देख सकते हैं हमारे पास, अगर अपने मास्टर कैमरा देखा हो खुलते हुए, तो बहुत सारे आम रखे थे और जी हाँ, और गेस्ट भी बड़े प्यारे हैं हमारे पास, उनसे भी आपको तारुफ करवाएंगे। लेकिन आपको बताऊँ, हम सिंधियों में आम जो है वो चावल के साथ भी खाए जाते हैं, पराठे के साथ भी खाए जाते हैं। कहते हैं ना आम सिंदड़ी खाने के बाद मील बन जाता है, हमारी मील ही आम है। आम खाओ, खाना ही वो है, सालन ही वो है। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान मैंगोज का किंग है, नंबर 1 है, और इसको मैंगोज को डिस्कस कर लेंगे। मेरे साथ मौजूद है बड़ी दिलचस्प शख्सियत, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टीवी पे कभी आते नहीं, लेकिन मैं आज जबरदस्ती उनको लेकर आया हूँ। ज़ुहैब शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, नौशेरो फेरोज से इनका ताल्लुक है, और दरबेलो ऑर्चर्ड्स इनके फार्म्स हैं, जिनके खूबसूरत आम इस वक्त हमारी टेबल पर रखे हुए हैं। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये बताइए कि आप जो हैं अपने, मैंने सुना है कि अपने आम के बाग जो हैं आपके, उसमें आप फर्टिलाइजर थोड़ा कम यूज़ करते हैं, यूज़ ही नहीं करते हैं, और बिल्कुल ऑर्गेनिक आपके पास मैंगोज हैं। इसके बारे में मुझे बताएंगे आप क्यों ऑर्गेनिक करते हैं? उससे तो प्रोडक्शन और यील्ड कम होती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तला और आप सबकी बोल चैनल की टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने इनवाइट किया मुझे। असल में बात यह है कि ऑर्गेनिक की बात आप जब करते हैं तो कोई भी बाग जो होता है, किसी भी फ्रूट का ले लें आप, आम को छोड़ के और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उनको आप 100% ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है। हमने 40 साल से इसको ऑर्गेनिक इस तरीके से किया हुआ है कि जितना लीस्ट हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र तो हम नहीं करते, मैन्युअल फार्मिंग, जो कंपोस्ट मल्चिंग होती है या उसके अलावा जो दीगर चीज़ें होती हैं, उससे हम इसको अपना फर्टिलाइज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स की बात की जाए तो पेस्टिसाइड्स जितने कम से कम दिए जाए, सिर्फ वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं हम लोग जिन कंट्रीज़ में इंपोर्ट किया जाता है ये हमारा आम जी, वो हमें अलाउ और परमिट करती हैं। जैसे कॉन्फिडोर एक पेस्टिसाइड है, वो बाकी ममालिक में भी इस्तेमाल होती है और वो उसको परमिट भी करते हैं, अलाउ भी करते हैं, तो वी यूज़ दैट। तो दैट इज़ द ओनली। रिजल्ट क्या मिला आपको यूज़ करने से, टेक्निक से? और रिजल्ट सर देखें ना, एक तो आप अब इस बात पे आते चले, मैं बात करता हूँ। वी हैव बीन डूइंग इट सिंस, दिस इज़ द 4th जनरेशन, 4th जनरेशन फार्मर, 4th जनरेशन फैमिली। ठीक है। उस ज़माने में जब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने जब ये आम के दरख्त लगाए थे हमारी ज़मीनों में, तो उस टाइम पे आम बहुत कम होता था, लैंड होल्डिंग भी कम होती थी, और उसकी अच्छा उस टाइम पे तो कोई भी लैंड इतने फर्टाइल थे कि उनमें कोई भी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। ओके। तो उस टाइम पे भी हम लोग वो हमारे अपने कंजप्शन के लिए होता था, दैट वाज नॉट फॉर कमर्शियल सेल पर्पस। अब हमने उसको कैरी ऑन किया है। फ़ायदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र है। फ्लेवर में कितना फ़र्क आया है? खा के देख लीजिए। नहीं, ये मैं सवाल करना चाहिए कि इस बार जो आम की अगर हम खा रहे हैं, बात करें रेगुलर हम हर साल आम लेते हैं, टेस्ट में फ़र्क है, पहले वाला जायका नहीं है इस साल, रीज़न क्या है इसका? अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी फ्रूट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ऊपर से वाटर जो ड्रॉट आया है, पानी कम है, उसकी वजह से भी जो है अपना कोई भी फसल ले लें, आम को छोड़ के और फसल ले लें, सारे फसलों में उसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट्स आए हैं। तो आप इंपोर्ट भी करते हैं आम आपका? नहीं, मैं इंपोर्ट नहीं करता। वो सॉरी, आई मीन एक्सपोर्ट करते हैं आप? नहीं, मैं एक्सपोर्ट भी नहीं करता। लेकिन एक और चीज़, अब देखिए आपने मुझे बताया कि जिस तरह वर्दा ने कहा, ज़ुहैब क्या हो रहा है कि लोग मार्केट से आम लेने जाते हैं जी, शक्ल बड़ी अच्छी होती है, खूबसूरत होता है जी, बड़ा सा होता है जी, और लोग समझते हैं यार ये बड़ा अच्छा आम होगा, और वो घर ले जाते हैं और खाते हैं तो बोलते हैं यार ये मज़ा नहीं आया, वो फ्लेवर नहीं रहा, इट्स लूजिंग इट्स एसेंस। हाउ डू वी बाय अ गुड मैंगो? अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप किस तरह पहचानते हो कि ये आम अच्छा है, ये आम बुरा है? सब मिठास की बात करें तो हमारे मुल्क के वैसे भी आम सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में।
तो उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके अलावा अगर आप गुड एंड बैड मैंगोज़ की बात करते हैं कि जी आप बाय करने जा रहे हैं मार्केट में, तो कौन सा आम अच्छा है कौन सा बुरा है, तो द फर्स्ट थिंग इज़ द फ्रेशनेस एंड द अदर थिंग इज़ द टेक्सचर। तो फ्रेशनेस है, टेक्सचर है, दोनों चीज़ें जब मौजूद हैं तो आप तो अच्छा, ये कहते हैं कि अगर आप आम के, जैसे हम कहीं से भी आप आम ले रहे हैं और खुशबू आपको आना शुरू है, समझ जाएं वो आम जायके में अच्छा होगा और मीठा होगा, कि खुशबू से पहचान कहते हैं की जाती है इसकी। मैं तो ऐसे अरोमा उस वक्त आता है जब आप उसको काटते हैं। जैसे मुझे तो यहाँ से भी फील हो रहा है अभी आपके आमों से, तो मैं कह सकती हूँ बहुत ज़बरदस्त आम है। चले माशाल्लाह। ये बताइए कि इस वक्त आप लोग अपने मैंगोज़ को मज़ीद प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल समवन वांट्स टू बाय योर मैंगोज़, अगर आपके ये दरबेलो ऑर्चर्ड्स के मैंगोज़ को खरीदना चाहता है तो वो किस तरह खरीदे? क्योंकि ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि ऑर्गेनिक मिले, फर्टिलाइजर फ्री मिले और नेचुरल हो। हाउ डू वी बाय दीज मैंगोज़? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप पहली चीज़ तो ये है कि आप कहते हैं ना कि जब तक आपने खाया नहीं, आपको पता ही नहीं कि उसका टेस्ट क्या है, उसकी क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसको ख़रीदें। प्राइसिंग बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, काफ़ी ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है ना। आई एम माई सेल्फ ब्रांड काचेलो माशाल्लाह इज़ अ ब्रांड, वेरी ह्यूज ब्रांड, ठीक है ना। तो जब ब्रांड नेम होता है, मगर उसमें आप प्राइसिंग को ज़रूर देखते हैं। मेरा अगला सवाल था कि आपकी प्राइस, मैंगो के प्राइस में और मार्केट के प्राइस में डिफरेंस कितना है? मैं ये पूछना चाह रही थी। नहीं, आप सस्ते हैं महंगे हैं? हाँ, हम सस्ते हैं। सस्ते हैं? कितने सस्ते हैं? कितने? अच्छा चले, अगर आप ऐसी ही बात कर लेते हैं तो ये जैसे मिसाल के तौर पे 4.5 kg का बॉक्स है जी, तो ये आपको माशाल्लाह से मार्केट में मिल जाएगा। जी हाँ जी। आपका 2000 आपका महंगा है। और बाकी दूसरे वाले वो सब 3000 3,500 पे खड़े हैं। बस इसी से अंदाजा लगा लें। तो नहीं, इसे तो फिर खुले आम जो मिलेगा कैसे? ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इसको? हम क्या करें? मैंने अभी ऑनलाइन शुरू नहीं किया है, इस साल मैं शुरू कर रहा हूँ। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने ये जैसे यहाँ अनवर अटोल रखा हुआ है, दशहरी रखा हुआ है, सिंदड़ी रखा हुआ है। इसके अलावा हमारा अभी चौंसा नहीं उतरा, जो कि हमारा मेन जो मैं तो सिंदड़ी अनवर इटॉल का आजकल टेस्ट बड़ा जबरदस्त आया हुआ है, बहुत ही यमी। अच्छा, लोग क्या समझते हैं, बड़ा लोग समझते हैं कि जितना मीठा आम उतना अच्छा आम। एक्चुअली देखिए, शुगर कंटेंट ज्यादा होने से अच्छा नहीं होता है, फ्लेवर और एसेंस होनी चाहिए। जो मिल्क शेक सिंदड़ी का बनता है ना, वो चौंसे का बन सकता है, ना अनवर अटोल का बन सकता है। सिंदड़ी बादशाह है मिल्क शेक से, वजह यही है द एसेंस, द फ्लेवर। नहीं, एक और चीज बताइए, इसमें बाल नहीं होते। जैसे आप देखें चौसा होता है, यार, चौसा तो बाल हर वाला बात होता पे है। इनको बालों का मजाक पड़ जाता है यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ यार। हर चीज में ये बाल निकाल के ले आती है। मैं बाल निकालती हूँ। मेरे बाल नहीं है, इनको हर चीज में बाल याद आ जाते हैं। देखिए, एज ए शेफ अगर मैं बात करूँ तो हम भी कहते हैं कि अगर आप फ्रूट चाट बना रहे हैं या आप कोई डिजर्ट बना रहे हैं तो उसमें आप सिंदड़ी आम का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बाल नहीं होते। राइट, चौसा आम में होते हैं ना। जी जी जी। ज़ोहैब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान में मैंगोज बहुत बड़ी फसल है, इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट कर सकती है, ज़र मुबादला यानी डॉलर बाहर से लेकर आती है, एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग, इसकी क्लीनिंग, इसकी पैकेजिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फिर एक प्लांट चाहिए होगा, इथेनॉल वॉश करना पड़ेगा, सर्टेन रूल्स जहाँ भेज रहे हो उस मुल्क के रूल्स के हिसाब से पैकिंग करनी पड़ेगी। हमारे मुल्क में ये हो रहा है किस पैमाने पे हो रहा है? डू यू थिंक गवर्नमेंट को मैंगोज को मजीद सपोर्ट करना चाहिए? पॉलिसी फ्रेमवर्क है? सर देखिए, पंजाब में तो काफ़ी ग्रोअर्स भी हैं और काफ़ी ऐसे एक्सपोर्टर्स भी हैं जिन्होंने ये किया हुआ है कि जी उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं जी। सिंध में, और मैं पंजाब की भी काफ़ी बात करूँगा कि उसमें बदकिस्मती है कि हमारी जो मैंगो ग्रोअर्स की कम्युनिटी है ना, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। उनको आपस में बैठना चाहिए, आपस में उनको जो है ये सारा मसला तब हल होगा। और ये सारी चीज़ें देखें, आप जैसे आपने अभी कहा कि जी हम सबसे बड़े ग्रोअर मैंगोज़ के पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और इतनी वैरायटीज़, हमारे जब परदादा के ज़माने में जो वैरायटीज़ होती थी वो तो देसी वैरायटीज़ होती थी। जी हाँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास कौन सी वैरायटी है जो नहीं है? आप लंगड़ा ले लें, सरोली ले लें, चौंसा ले लें, सिंदड़ी ले लें, अनवर अटोल ले लें, अब तो अपना बेगमपली हो गया और बॉम्बे अल्फांसो तक भी वैरायटी हमारे पास बहुत सारी 70-80 किस्में हैं। जी हाँ। तो
इंटरनेशनली भी हमारे आम की सबसे ज्यादा सबसे डिमांड है और ज्यादा। ये पूरा साल वहाँ पे इंटरनेशनल भी इंतजार किया जाता है कि पाकिस्तान से जब आम आएंगे तो लोग वहाँ के खरीदते जी हैं, हाँ। चाहे वो इंडियन हो चाहे वो अमेरिकन हो, कोई भी हो, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन जी। उस पर भी हमारी हुकूमत अभी तक कोई काम नहीं कर रही तो है। सारा मसला ये है कि जो मैंगो ग्रोअर्स की कम्युनिटी है उनको आपस में बैठ के बात करनी चाहिए और उनको कोई राय अमल निकालना चाहिए कि भाई आगे क्या साथ क्यों नहीं बैठते शाह साहब? क्या वजह है? पॉलिटिक्स, मुकाबला, जेलसी? समझ लें सर। समझ लूं, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। यानी कि लेकिन- अगर हम कहें कि ध्यान ही नहीं दिया जाता है इस सेक्टर पे, और तो ये गवर्नमेंट बात की गलत तरफ से नहीं क्यों है। इग्नोर किया जाता है ज़ोएब शाह साहब इसको? हाँ, गवर्नमेंट ने पहले क्या किया है जो अब करेंगे? कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। हाँ, तो फिर अब क्या करेंगे? उनमें क्या आप उम्मीद रखते हैं? उनमें उम्मीद रखते हैं कि शायद वो कोई सब्सिडी दे दें, कुछ सस्ते प्लांट्स लगा दें, पैकेजिंग के, वॉशिंग के, सब दूसरी चीजें, तो मतलब वो उम्मीदें हैं। और उम्मीद तो दुनिया का और है। कुछ सब्सिडी ना दें, बस सिर्फ जो हम लोग जो खर्चे करते हैं उनकी करंट सब्सिडी सिनारियो दें। ज़ोहेब, हाँ। करंट सिनारियो ये है कि 14,000 रुपए का डीएपी हुआ है, वो 2,500-3 हज़ार का यूरिया हुआ है, आपका पानी है नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क है नहीं। फार्मर्स की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? क्योंकि आप मैंगोज के अलावा दूसरी फार्मिंग भी करते हैं, मुझे भी बताइएगा। इस वक्त फार्मर्स जी क्या हाँ, फेस अब कर रहे हैं? आते हैं मैंगोज को छोड़ करके। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, पेस्टिसाइड्स महंगे हुए हैं, फर्टिलाइजर्स महंगे हुए हैं, फ्यूल महंगा हुआ है। फ्यूल की वजह से ही तो सारा कुछ महंगा होता है ना। Cost हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि महंगी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है फार्मर फिर उसके बाद पानी ना होना, क्लाइमेटिक कंडीशंस का चेंज हो जाना, तो ग्रोअर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस वक्त। तो आप लोग कैसे इन मुश्किलात का सामना करते हैं? अपनी मदद आप कर रहे होते हैं? फूड प्राइसेस बढ़ती जाएंगी इस तरह तो? हाँ, हम लोग अभी तो आप यकीन माने कि जो भी ग्रोअर है सिंध में वो ब्रेक इवन पे ही चल रहा है। जी हाँ। और इससे क्वालिटी में कितना असर पड़ रहा है? कितने परसेंट क्वालिटी डैमेज हो रही पूरी है? कोशिश करता है कि 100% क्वालिटी दे। वो डेफिनेटली ग्रोअर की कोशिश लेकिन प्रॉफिट होती है आप आरती लोगों ले की, जाता है, लेकिन फिर मिडलमैन भी, ले जाता है। लाइक अगर क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें या फिर आप जिस तरह से आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं मिली, तो उससे भी क्वालिटी पे तो फर्क पड़ता होगा थोड़ा बहुत। जी हाँ, पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि अब जितना भी हो सके फर्टिलाइजर जितना भी महंगा हो गया है, पर एक चीज़ देनी है तो देनी है, उससे एवरेज उठानी है। यानी अपनी मदद आप ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेकिन की तरफ ज़ोएब से शाह कोई साहब, support हम इस साल हमें जो है ना तकरीबन $2 बिलियन की गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, जी जी। जो हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे। फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी कोविड टाइम्स के आने के बाद, इकोनॉमिक क्रंच के आने के बाद, करंट सिनारियो में बहुत दुनिया भर में स्पेशली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कोविड का सिनारियो है, उसके बाद से जो है फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में एक थ्रेट बना हुआ है, यूक्रेन की वजह से भी, रशिया की वजह से भी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या हम सस्टेन कर पाएंगे या इसी तरह इंपोर्ट कर रहे होंगे गंदम, मकई, गन्ना? सर, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में मैं यहाँ पे बैठ के नहीं डिस्कस करूँगा, बिकॉज दैट विल बी वेरी पॉलिटिकल। लेकिन चले, आपके इलाके से वोट कौन जीता ये लोकल इलेक्शंस वाला? कौन कौन वोट ले गया ये तो बताएं। कल ही इलेक्शन हुए हैं। सर, आप टीवी पे हैं, मैं टीवी पे नहीं हूँ। पॉलिटिकल जवाब नहीं देना चाह रहे, बहुत-बहुत चलिए शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू बहुत-बहुत सो शुक्रिया मच, शाह बहुत साहब। बहुत शुक्रिया ज़ोएब आपने हमें साथ कीमती आए। वक्त हमें दिया। और ये मंगवाएं भाई, आम कटवाएं। जब तक हम ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, हम आम खाते हैं। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आप भी खाइए अपने घर पे आम। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है, और आज कई हफ्तों के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं फहीम खान। जोरदार आपकी तालियों में वेलकम कहेंगे हम दुनिया बोल है। Welcome, फहीम, कैसे हैं आप? और कई हफ्तों के बाद नहीं देखा नहीं आपने, लोगों ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, घर पे खड़े हो गए सारे। मुझे ऐसा ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तलहा, दूसरी बात है, कोट शोट में टी-शर्ट वी-शर्ट्स कहाँ गई? कोट बस, शोट आ गए क्या? मैंने सोचा कि तरक्की हो गई आजकल जितने कोर्ट के मामला चल रहे हैं, कोर्ट जाने से बेहतर है कोर्ट पहनिए। मैं आपको बताऊं, बोल ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाह में जो इजाफा किया है, उसके बाद फहीम ने फैसला किया है कि वो रोज घर से जब भी निकलेंगे कोट पहन के निकलेंगे। नहीं, और मैं हफ्ते भर इसलिए गायब रहा क्योंकि इतवार के दिन खुसूसी तौर पर मैं उस मॉल में गया था जो कि इतवार को ही खुलता है कोट खरीदने के लिए, उन पैसों से जो कि मुझे इजाफी तौर पे मिले। खैर नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और तला वर्दा, आपसे जानना चाहूंगा कि आज के दिन की शुरुआत आप लोगों की कैसी रही है? क्या सियासी गहमा गहमी चल रही है? हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी? PDM अपने आप को स्टेबल कर पाई नहीं अरे कर पाई? फहीम, हम पॉलिटिक्स से बहुत आगे निकल आए हैं। अब हमें दोबारा 1 घंटा जाके पीछे दोबारा पॉलिटिक्स की बात करें। थोड़ा सा मजीद हम व्यूअर्स से कुछ डिफरेंट देना चाहते हैं, कुछ नई बात करते हैं, कुछ नई बात करते हैं। मसला जो है ना,
अब आपने इशारा किया तो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, जो चीजें हमने अभी तक प्रोग्राम में टच नहीं की थी लेकिन बहुत बहुत स्केरी हैं, वो है कि IMF इस वक्त इंतजार कर रहा है कि हमारा बजट अप्रूव हो जाए। एक बार बजट अप्रूव हो जाएगा फिर IMF पैसे रिलीज करेगा। याद रखिए कि चाइना ने $2.3 बिलियन रिलीज कर दिया, थोड़ी सी सांस में सांस आई है, जान में जान आई है, लेकिन 1.5 हफ्ते के लिए। लेकिन 50 रुपए बताया जा रहा है कि लेवी लगने वाला है पेट्रोल के ऊपर, जिससे हवा निकल जाएगी। लगेगा, लेकिन 2023 तक लगेगा वो 50 रुपए का। पहले 10 रुपए बढ़ रहे हैं, फिर 5 रुपए हर महीने के तौर पर बढ़ाए जाएंगे। ये एक आपके सामने फॉर्मूला आया है, पर हतमी नहीं है, हतमी नहीं है। IMF पैसे देगा नहीं जब तक आप करेंगे। IMF जब तक पैसे देगा नहीं, जब तक आप लेवी को जो है वो फाइनलाइज नहीं करते हैं। खैर देखते हैं IMF के सामने हमारा कशकोल किस दिन टूटेगा नाजरीन। आखिर ये दावे ही रह गए हैं कि हम कशकोल तोड़ देंगे, आई डोंट नो कब तोड़ेंगे, लेकिन एक होप नजर आती है जिसके लिए मैं बताऊं, ये बेसिकली ये कश भी लगा रहे हैं और साथ में कोल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आई गेस दैट कोल इज चारकोल, कशकोल हो जाएगा। खैर जैसे कि वर्दा आप जानती हैं कि मैं और तलहा हम दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, बताइए क्या? कोट के अलावा प्लीज आप बताएं। हमारे ग्लासेस चश्मे। जी हाँ, वो आप दोनों में नहीं, वो मेरे मुझ में भी कॉमन है। हम तीनों ग्लासेस वाले हैं। ओह माय गॉड, आप कॉन्टेक्ट में। ओके जी एग्जैक्टली, पहले आप लोगों ने देखा चश्मों की वजह से चश्मे बदूर हम दोनों को कहा जा सकता है, लेकिन लोग पर हम चाहते हैं चश्मे दूर हो जाएं, दूर। चश्मे आज दूर। प्रोग्राम में फहीम हमें बताया कि चश्मे दूर कैसे करने हैं। मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ चश्मे दूर जो हैं वो करने के लिए नाजरीन हम आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से करवाने जा रहे हैं जिनका दावा है कि अगर आप नजर का चश्मा इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई बड़ा मसला ही नहीं है, और सिर्फ 10 सेकंड में, जी नाजरीन आपने सही सुना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यानी 10 सेकंड में आपका इलाज मुमकिन है। ये दावा हमारा नहीं बल्कि डॉक्टर साहब का है। पाकिस्तान में कमोबेश 3 मिलियन वो हैं जो मुख्तलिफ ऑप्टिक से अपने लिए नजर के चश्मे बनवाते हैं, यानी कि करीब 30 लाख लोग। और अगर आज इलाज की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये रुझान आम है कि जरा सी भी नजर कमजोर हुई तो फौरन बच्चे को चश्मा लगवा दिया है, और बजाय इसके कि बच्चे का इलाज करवाया जाए हम चश्मा लगवाने पर गौर करते हैं। खैर हमारे साथ मौजूद है आई स्पेशलिस्ट जैनुल आबिदीन, और उनसे पूछते हैं कि 10 सेकंड में कैसे चश्मा उतर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त। सर आप कह रहे 10 सेकंड में चश्मा उतर जाएगा, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। उतर गया कैसे, जरा बताइए। बोल टीवी। देखिए जी, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके साथ आप बजरिया शुआएं, एक्साइमर लेजर हम उसको कहते हैं, बजरिया शुआएं आप अपने ग्लासेस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ग्लासेस को ऑफ करने के लिए 1 से लेकर 9 नंबर तक एक खास तरीकाकार होता है जिसके साथ किया जाता है। उसमें 100% रिकवरी होती है, कोई ह्यूमन एरर नहीं होता। इट्स अ रोबोटिक प्रोसीजर जिसमें आपकी आंख के अंदर पहले इसको क्वांटिफाई किया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि आंख कितनी हद तक सेफ है इस प्रोसीजर को करने के लिए। 9 से 8 माने -1 से लेके 8 नंबर तक या +1 से लेके +3 या 4 नंबर तक ये नंबर 100% करेक्ट होते हैं फर्स्ट स्टेज। उसके बाद 9 से जो ऊपर नंबर होते हैं 10, 11, 12, 21 वो सारे के सारे 3 से 4 मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं उनके साथ, यानी कि इन शॉर्ट 10 सेकंड्स के अंदर आप वाकई हर किसी का नंबर। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूंगा, सॉरी वर्दा, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये लेसिक से कितना डिफरेंट है? सर देखें, ये ही एक लेसिक के अंदर फर्दर ये एक एडवांसमेंट है जो हम रूटीन के अंदर प्रोसीजर्स पहले करते थे। लेसिक की जो आपकी जिसे कहते हैं मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है वो एक खास नंबर तक होती है, क्योंकि आंख का बाहर वाला हिस्सा जिसे कॉर्निया कहते हैं उसकी थिकनेस एक खास लेवल तक होती है। ठीक है जी, अब उस थिकनेस के मुताबिक नंबर ने ठीक होना है। अब उसी लेसिक के अंदर अभी फर्दर एडवांसमेंट आती है जिसे हम कहते हैं फेमटो लेसिक या फेमटो स्माइल, जो उसमें पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री रहता है, उसको पता भी नहीं चलता, और उसके बाद ग्लासेस ऑफ होता है। और इसमें जो अब जो लेटेस्ट वर्जन है जिसमें हम ट्रांस एपिलेसिक जिसे कहते हैं, इसके अंदर आपने टच भी नहीं करना पेशेंट को, सारी की सारा काम मशीन में करना सही। अच्छा, और पेशेंट 100%। डॉक्टर साहब यही बताइएगा कि जब लेसिक करवाते हैं, कोई और ट्रीटमेंट आप आंख का करवाते हैं तो आपकी आईज अक्सर ड्राई हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने से भी एलर्जी से काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो लेसिक भी कहते हैं कि 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है अगर आप चश्मा हटाना चाहें तो। इस ट्रीटमेंट में किस तरह कोई साइड इफेक्ट्स हैं?
आंख का ड्राई होना, इन्फेक्शन होना, एलर्जीज होना? देखिए मेरी बात सुने, इसके ड्राई आइज जो है वो टेम्परेरी होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनके अब आप एक्साइमर लेजर के साथ को ट्रीट करते हैं तो एक खास ग्लैंड्स होते हैं, उनको कहते हैं मेबुबिन ग्लैंड्स, वो आंख के इर्द गिर्द होते हैं। जब आप लेजर कर रहे होते हैं उन शुआओं के साथ उन ग्लैंड्स को टेम्परेरी तौर के ऊपर वो शट डाउन हो जाते हैं या उनकी जिसे कहते हैं एब्लेशन हो जाती है, यानी कि वो खत्म, ड्राई वेयर आउट, बट वो मुस्तकिल खत्म नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बहुत ज्यादा जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत टेक्निकल गुफ्तगू में आए हैं आपके प्रोसेस के अंदर। मैं कुछ ऐसे सवाल जानना चाहूंगा जो कि हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं। पहली चीज ये कि ये कितना आम हो चुका है, क्या ये पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची के अंदर इजीली अवेलेबल है? दूसरा ये कि इस पे कॉस्ट क्या आएगी, कितना खर्चा होगा अगर हम लेसिक ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाएं? तो ये दो सवाल जो है मैं चाहूंगा इसमें जो हाँ मेरी बात सुनिए, ये जहाँ तक इसका ट्रीटमेंट है तो ये ट्रीटमेंट बड़ा ही ज्यादा कॉमन और बहुत ही आसान तरीके से अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। मैं क्योंकि आपसे लाहौर से मुखातिब हूँ तो हमारे पास तो ये ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग दे ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम कराची एंड इस्लामाबाद एंड इवन फ्रॉम अमेरिका एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड एंड द कंट्री। तो देखिए जी, ये प्रोसीजर तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक खास किस्म के प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट अर्ली रिकवरी चाहता है। एक पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैंने लेजर करवाने के बाद साथ ही गाड़ी चला के वापस जाना है, या लेजर के बाद मैंने गोल्फ खेलनी है, ठीक है जी। ऐसे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो प्रोसीजर्स जो है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। सो बेसिकली एक पेशेंट है जिसने वापस कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दोबारा चेकअप करवाने के लिए भी नहीं आना, आप आएँ करवाएं और उसके बाद फिर दोबारा मुझे कभी सारी उम्र ना चेकअप कराने की जरूरत पड़े, आराम से मैं ड्रॉप्स डालूं और 15-20 दिन के बाद मैं फिर अपनी जिंदगी में अपने वापस चला, मतलब आई डोंट वांट टू कम बैक एंड सी इट। यस तो विद इन 2 आवर्स पेशेंट की रिकवरी 100% हो जाती है। ज़ैनुल आबिदीन साहिब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, हमें बड़ा अच्छा समझाया है आंखों के अमराज और इसके इलाज के लिए, चश्मा उतारने के लिए। लेकिन मसला क्या है कि हमारे जो भाई फ़हीम है ना, इनकी आंखें इसलिए कमज़ोर हुई हैं, एक तो ये आंख मारते बहुत थे, जहां देखें आंख मार दिया करते थे। फिर वो है ना, आंखों में अगर शर्म व हया ना हो, पूरा दिन इनका टिकटॉक पे गुजरता है, सोशल मीडिया पे गुजरता है, इंस्टाग्राम पे गुजरता है। किस किस को ये फॉलो करते हैं हम सब जाके देख भी सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन ये बताइए, आंखों में जो ये बेशर्मी और बेहयाई है, इससे आंखों पर क्या असरात मुरतब होते हैं? अच्छा ये देख लीजिएगा, सवाल मैंने नहीं पूछा है, उसको रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। ये प्रोसीजर भी पॉसिबल है यानी आप बता रहे हैं? देखिए अच्छा सर, मैं डॉक्टर साहब अभी भी मैं अपने सवाल का जवाब नहीं हासिल कर सका। आपने बताया इतना कॉस्टली नहीं है, मुझे एक कॉस्ट चाहिए। कितना खर्चा होता है डॉक्टर साहब? लोग पता लगा सकें, 1 लाख 2 लाख 50,000 10,000 एक अमाउंट के अप्रोक्सीमेटली इस सर्कल में रहेंगे हम। हाँ सर, रफली ये कम से कम 50,000 से शुरू होती है और मैक्सिमम 2 लाख तक जाती है। ठीक है। अब हमारे नाज़रीन को पता चल गया कि अगर वो अपना चश्मा उतारना चाहे तो कितना खर्चा हो सकता है, कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक खर्च करके वो अपने ग्लासेस से। और डॉक्टर साहब आखिर में यही बताइए, कोई साइड इफेक्ट हैं इसके? देखिए मैडम, इसी चीज को हम सबसे पहले मेक श्योर करते हैं जब भी पेशेंट आता है कि, क्योंकि आपको बताया ये 4 से 5 मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर हैं जिनके साथ आप नंबर उतारते हैं। जो हमने साइड इफेक्ट्स हैं उसको रूल आउट करने के लिए सबसे जरूरी काम ही ये होता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि पेशेंट की आंख कौन से प्रोसीजर के लिए सबसे बेस्ट बैठ रही है, ठीक है जी। अब एक पेशेंट है, उसकी आंख जो है सपोज वो एक खास नंबर है, अगर आप उस नंबर से ज्यादा आप एग्जाइमर या उस नंबर से ज्यादा आप किसी और लेजर के ऊपर काम करेंगे तो चांसेस क्या होगा कि वो बेहतरी की बजाय खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि क्वांटिफाई करना कि ये आंख कौन से प्रोसीजर, और जो प्रोसीजर एक दफा आप चूज कर लेते हैं, ये सारा प्रोसीजर तो रोबोटिक है। आई मीन एज सच प्रोसीजर टेक्स 10 सेकंड्स, इट इज पेन फ्री, पेशेंट विल नॉट बी फीलिंग एनीथिंग, अर्ली रिकवरी, पोस्ट मतलब 1 वीक 2 वीक रिकवरी, दैट इज इट। उसके बाद फिर ये तो सारे मसले मसाइल हल। सिर्फ जो चीज पीछे रह जाएगी वो ये है कि आइदर पेशेंट जो है उसने कितने मतलब उसका पेशेंट के लिए कौन सा बेस्ट प्रोसीजर था जो आपने ऑप्ट किया जिसके साथ उसको। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम छुड़ाना चाहते हैं तो किस तरह से छुड़वा सकते हैं। लेकिन अगर मसाइल अंदरूनी है, हाँ जी, जैसे कि अंदर से कोई प्रॉब्लम है इंसान के अंदर, हाँ, तो फिर जो है तो फिर डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते, फिर हकीम साहब, मतलब इसका तिब में इलाज है। यानी आपको हकीम साहब के पास जाना है, डॉक्टर साहब को चश्मा नहीं उतारेंगे, इसका इलाज मिलेगा। जब तक आप आंख मारना बंद नहीं करेंगे ना फ़हीम, तब तक आपकी आंखें ठीक नहीं होंगी। आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इसीलिए तो मुझे डर लग रहा है कि हजारों आपको ले ना जाए हमसे। चलें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब दुनिया भर की सबसे बड़ी और मारूफ क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से अपनी कदर खोती नजर आ रही है और इसकी मुसलसल इसकी कदर में कमी होती चली जा रही है। और इस
इस वक्त इसकी वैल्यू 18 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है और बिटकॉइन का मुस्तकबिल क्या होगा क्या नहीं होगा ये बहुत ही डिफिकल्ट सूरत हाल है, क्योंकि अभी इस वक्त जो फिलहाल करंट सिचुएशन चल रही है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके लोगों ने कोर्ट में जाके बिटकॉइन की यानी कि बाइनेंस को मुस्तकिल बंद करने के लिए अपील दायर कर दी है। तो ये बहुत एग्जैक्टली तो ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल है कि काफ़ी सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, इंटरनेशनली भी, हमारे पाकिस्तानी लोकली भी यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट किया और काफ़ी इलाकों में मुल्कों में तो ऐसा भी हुआ है कि इस पे कैफेज वगैरह भी खुल गए हैं कि बाइनेंस के थ्रू आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, कैफेज वगैरह बिल्कुल ऐसा ही है, दैट इज NFT और हम इसके लिए जो है वो मेटावर्स की जानिब बढ़ रहे हैं। खैर इस पर हमारी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जिनकी एक्सपर्टीज है वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, नन अदर देन वकार ज़का। उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के शुक्र वकार, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक वकार। 18,000 रुपए टच किया बिटकॉइन ने, सुबह आपका मैसेज आया बिटकॉइन गिरने वाला है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इतना एक्टिवली प्रिडिक्ट करना जो आपके लिए पॉसिबल हुआ है, ये इसके पीछे कोई बैकग्राउंड स्टोरी है, कोई टिप थी या ये सिर्फ आपकी असेसमेंट थी? नहीं, इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना बड़ा जरूरी है ना। देखें, बहुत सिंपल सा रूल है इसका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप US डॉलर जो है उसकी तरफ आप नजर रखें कि उसकी पॉलिसीज क्या फेडरल रिजर्व वाले बना रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है। नवंबर में ही इंटरेस्ट, देखिए बड़ा एक सिंपल स्टोरी ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि ये कहानी है क्या। पैंडेमिक जब आया तो अमेरिका ने डॉलर प्रिंट कर करके फेडरल रिजर्व ने सब में बांटना शुरू किया। जब सब में बांटना शुरू किया तो सबने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक से थक गए तो क्रिप्टो में आने लग गए। यही वजह थी, इसको देखकर ही जब नोट ज्यादा प्रिंट कर रहा था तो मैंने बोलना शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, भाई $5,000 का बिटकॉइन है, इसको खरीद लो, अभी फायदा होगा। आई नो स्पेकुलेटिव चीज है, लेकिन ये नजर आ रहा है। जब इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाना शुरू किए हैं फेडरल रिजर्व ने, तो दुनिया भर में सिर्फ देखें मसला जब आता है सिर्फ बिटकॉइन गिर रहा होता, बिटकॉइन तो नहीं गिर रहा, फूड की बड़ा मसला है, सप्लाई चेन का मसला है, चाइना से सप्लाई नहीं हो रही, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। जब तक रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म नहीं होगी, ऑयल के मसाइल हल नहीं होंगे, तो पाकिस्तान की महंगाई या बिटकॉइन का गिरना किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं? इस वक्त 40 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अमेरिका में इस वक्त हो चुकी है। अगर पाकिस्तान में कोई पेट्रोल के लिए भाई धरने डाल रहा है, रो रहा है, तो भाई अमेरिका में हमें भी गैस उतने की देनी पड़ रही है। मतलब एक टूरिस्ट के लिए तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है। और बिटकॉइन की प्रेडिक्शन करने का बहुत आसान तरीका है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जैसे फाइन भाई आप बैठे हैं या कोई और बैठे है, अगर पहले वो इन्वेस्ट कर देगा ये सोच के भाई कॉइन खरीद लेते हैं, ऊपर जाएगा, बस थोड़े दिन बाद मलिक रियाज बन जाएंगे हम थोड़े दिन बाद। ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना जरूरी है। यूट्यूब पे सारा मवाद पड़ा है, बहुत सारे ग्रुप बने हुए, मेरा भी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता जी आप मुझे ज्वाइन करें। मसला ये कि हर एक को ना डिफरेंट तरह के फीचर पसंद आते हैं। वकार ये बताएं कि अभी जो इकदाम लिया जा रहा है कि बाइनेंस को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान में, उसके नुकसानात बताएं, कितना असर पड़ेगा? काफी लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किए हुए, अरबों खरबों रुपए इन्वेस्ट करके लोग बैठे हुए हैं इस पे। अच्छा, इसमें थोड़ा बाइनेंस की गलती भी है, क्योंकि बाइनेंस जो है उसको राब्ता करना चाहिए। जब इतने वो डॉलर्स कमा रहा है तो मिफ्ता इस्माइल साहब को एक कॉल कर देनी चाहिए बाइनेंस के मालिकों के, भाईजान ये लो हम $1 बिलियन देते हैं पाकिस्तान को, हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए उसकी वजह से मसला ये कि बाइनेंस दुनिया भर में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। बाइनेंस ही क्यों बैन हो रहा है, बाकी एक्सचेंजेस क्यों नहीं बैन हो रहे? क्योंकि बाकी अमेरिका में कहीं ना कहीं लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये आएगा, अगर बाइनेंस बंद होता है तो उसमें सबसे बड़ा मसला आएगा कि ये लोग विड्रॉल रोक देंगे, आपके पैसे रोक देंगे। तो किसी भी और एक्सचेंज में शिफ्ट कर लें, कोई मसला नहीं। किसी जो भी एक्सचेंज अमेरिका में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, वहां जाएंगे। क्योंकि देखें इस वक्त ना डिजिटल डबल शाह बहुत सारे आ रहे हैं, और जब तक ये डिजिटल डबल शाह रहेंगे पाकिस्तानियों का पैसा लुटता रहेगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब और नई गवर्नमेंट जो है उसने, अच्छा एक बात मैंने सुनी, शायद आप कह रहे थे अपील उन्होंने नहीं दायर की। एक केस हमारा पहले का चल रहा है इमरान खान के दौर का, उसके अंदर फाइनेंस और लॉ मिनिस्ट्री ने इस दफा अपने कमेंट सबमिट कराए हैं कि जी बाइनेंस को भी बंद हम कर रहे हैं, हम क्रिप्टो करेंसी को भी पाबंदी लाएंगे, लेकिन वो अभी कर नहीं सकते। क्या ये बताइए, जब भी मार्केट्स क्रैश होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए कहा जाता है कि बाइंग टाइम होता है, क्या इस वक्त जब बिटकॉइन क्रैश कर रहा है क्या आप इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करेंगे कि माल उठाएं? नहीं, इस वक्त तो दुनिया में हाउसिंग से लेकर गाड़ी से लेकर कोई भी चीज खरीदनी नहीं चाहिए। आपको कैश अपने पास रखना चाहिए, ना गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ऑयल में। क्योंकि इस वक्त देखें 28 जुलाई को अमेरिका अनाउंस कर देगा, ये मेरी प्रेडिक्शन लिख रहे हैं कि दुनिया में रिसेशन आ चुका है। वो कह के रिसेशन आ चुका है, फिर और मार्केट स्टॉक भी क्रैश करेगी, सारी दुनिया की मार्केट क्रैश करेंगी। फिर उसके बाद जुलाई के बाद जो है जनवरी का वो टाइम है जब और ज्यादा, जनवरी 2023 में ये रिसेशन बिल्कुल पीक पे होगा। तो आपको कैश आपके हाथ में होना चाहिए, हुनर आपके हाथ में होना चाहिए। और मैं तमाम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि देखें जब भी आप इस पूरे प्रोसेस में आते हैं ना,
तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं सही अभी आपको जैसे वकार, टाइम की कमी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आपने बताया कि कैश अपने हाथ में रखना चाहिए, हम कहीं इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है कि दुनिया भर में रिसेशन आ चुका है। रिसेशन आ चुका है, रिसेशन की जानिब हम बढ़ नहीं रहे हैं। तला बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और 15-20 दिन से कह रहा हूं हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। जब वकार ये बात कहते हैं स्पेशली क्रिप्टो को इन्वॉल्व करते हुए, तो बिल्कुल इस बात में कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी जरूर होती है। लेकिन जो बात कंसर्निंग थी फहीम वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जनवरी तक जनवरी 2023 का उन्होंने ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। दुनिया बोल है आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और हीरो पाकिस्तानी से। वैसे तो हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट से हमारा मुल्क माला माल है, लेकिन खुशी तब ज़्यादा होती है जब हमारे नौजवान बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के अपनी मेहनत आपसे खुद नाम कमाते हैं और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करते हैं। दुनिया भर में जहाँ खेलों की सरगर्मियों को भरपूर हुकूमती सपोर्ट हासिल होती है, वहीं हमारे मुल्क में इस तरह के बॉडी बिल्डिंग की स्पेशली अगर हम बात करें तो वहाँ पे इतनी सपोर्ट, या रेसलिंग होगी उसको इतनी सपोर्ट नहीं दी जाती है। फजल इलाही हमारे साथ आज मौजूद हैं। बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। तो वेलकम टू द शो फजल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ उनके कोच मौजूद हैं, बल्कि इनका एक और रिश्ता भी है कि ये इनके साहबजादे हैं, लेकिन कोच होने की हैसियत से अब कितनी मजे की बात होगी नाजरीन कि एक बेटा जो है वो अपने बाप को कोच कर रहा है और पूरी पाकिस्तान टीम को जो है वो कोच कर रहा है। फहद भी हमारे साथ हैं, वेलकम टू द शो फहद। फजल भाई, मैं आपसे पहले सबसे जानना चाहूंगा कि आपने ब्रॉन्ज जीता मिस्टर वर्ल्ड के मुकाबले में, आपको ट्रेन किसने किया? मेरे जो बेसिक ट्रेनर है वो आतिफ अनवर है, अर्नल्ड क्लासिक का। उसके बाद जो ट्रेनिंग वगैरह है मुझे सुबह शाम जिन्हें आर्नल्ड शिवाजनेकर ने खुद ट्रॉफी दी थी, आर्नल्ड क्लासिक थी, मतलब वो पूरे पाकिस्तान उसे जानता है। प्रो लेवल का बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, फर्स्ट पाकिस्तानी प्रो बॉडी बिल्डर है। और उसके बाद जितनी भी मेरे पीछे जो हाथ है वो फहद का है। सुबह शाम यही मेरे साथ लगे रहते हैं, मेरी डाइट, मेरे न्यूट्रिशन, मेरी ट्रेनिंग सब ये डिज़ाइन करते हैं। इस बार जो मैं टोटल तैयारी करूँ मिस्टर एशिया के लिए, वो सारा इसी की प्लानिंग, इसी की डिज़ाइनिंग है। जबरदस्त। तो फहद क्या अब्बू बना के आप ट्रेन कर रहे हैं उनको समझ के, या एज अ कोच आप इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आपकी बात वो सुन लेते हैं? नहीं, या डर लगता है कि भाई जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है? जिम में तो कोच और ट्रेनिंग का रिश्ता होता है ना, उसमें फिर जो है फादर और मतलब सेट कंप्लीट होने तक, जी सेट होने तक, जी जी कुछ भी हो जाए, ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक, जी जी। घर जाने दही मंगाया मेरे, कोई टेंशन नहीं? नहीं कोई मसला नहीं, लगाए आप? हाँ, बस उसमें सिर्फ कोच है हम। अच्छा, ट्रेनिंग डाइट स्ट्रिक्ट, नहीं कोई नाराजगी नहीं। आपको किसने ट्रेन किया कि फादर से ही आपको शौक चढ़ा, से ट्रेनिंग ली, फिर आप आगे गए? सही शौक चढ़ा और इन्होंने ही मुझे सिखाया है आगे तक। फिर उसके बाद आतिफ भाई ने कुछ सिखाया, उसके बाद जो है ना अब्बू। अच्छा फजल भाई, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जो कि नाजरीन भी हमारे देख रहे होंगे कि भाई कोच जो है उनकी बॉडी इतनी अच्छी बिल्ड नहीं हुई हुई है, आपकी हो रखी है, तो ये कितना जरूरी है कि कोच को अपनी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेशन देने के लिए? दुनिया में जितने भी बॉडी बिल्डर के ट्रेनर है वो कोच नहीं है। अब जो करंट मिस्टर ओलंपिया है बिग रेमी, जो उसका कोच है वो भी मतलब बॉडी बिल्डर नहीं है। बॉडी बिल्डर सिर्फ अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग, उन चीज़ों पे वो फोकस है उसका। बिल्कुल। बाकी जो पीछे सारा होता है, जो उसके बॉडी देखना, उसका स्ट्रक्चर देना, उसका डाइट देना, वो एक कोच का काम होता है। और कोच को जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो, डाइट पे नहीं हो, बस खुश हो हर वक्त, वो एक अच्छी कोचिंग। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम जब भी जिम जाते हैं ना, हम कहते हैं भाई कोच कौन है? कोच आता है हमारे सामने, हम कहते हैं 6 पैक्स दिखाओ, 6 पैक्स नहीं है तो हम कहेंगे यार ये कैसा कोच है? जिम में नहीं जाते हम, ये हमें क्या ट्रेन करेगा? हमें क्या? एक साइकी है हमारी, वो कह रहा हूं आपको। अभी इसको जब देखते हैं तो बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है कि ये तो कोच नहीं है, मुझे देखते हैं कि उस्ताद ये है। जबकि आप देखें कि फजल इलाही साहब का कोच है ये लड़का जो है, और इनको लोग कहते हैं कि यार ये तो कोच ही नहीं, कोच ही नहीं है। मतलब मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, ब्रॉन्ज मेडल लेने वाले के कोच ये जनाब है। अच्छा, गुजरांवाला में जो है वो एक बड़े उस्ताद है, हाँ, इलियास जी। पूरा पाकिस्तान जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, बॉडी बिल्डर देख रहे हैं, फिटनेस से रिलेटिव हैं, सब देख रहे हैं। आयरन गुरु एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के, याया भट्ट है, मासूम भट्ट है, आतिफ है,
इशफाक भट्ट है, शोएब ज़हूर है, सब उन्होंने ट्रेन किए हैं। सब उनके जो है ना ट्रेन करदा और उन्होंने पाकिस्तान लेवल से बाहर जाके बड़े बड़े इवेंट्स जीते, दुनिया के बड़े बड़े शो खेले हैं। तो वो अभी जो आए थे मतलब तकरीबन 2-3 मंथ पहले आए थे हमारे पास कराची। हमने यहाँ कराची भी जूनियर पाकिस्तान, मिस्टर पाकिस्तान, एथलीट फिज़िक्स, मॉडल फिज़िक्स ये लड़के तैयार किए थे, तो हमने जीतवाए। जब उन्होंने कराची में हमारे लड़कों की परफॉर्मेंस देखी, उनकी बॉडियाँ देखी, उनके मसल्स देखे, कह रहे ये ऐसे लड़के तो पंजाब में हुआ करते थे। टाइटल भी तो देके गए हो आपके बेटे को? टाइटल भी देकर गए। क्या टाइटल था वो उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे वजाहत करूँ। जब उन्होंने इतने हैवी लड़के देखे, इतने अच्छे लड़के देखे, उन्होंने बोला बॉडी बिल्डिंग तो अब यहाँ हो गई कराची में। तो उन्होंने फ़ात की जो नॉलेज, फिर 2-3 दिन हम लोग नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते रहे। फिर उन्होंने आयरन गुरु का खिताब दिया। वाह। और वहाँ से वो एक लड़का लेकर आया था कि वहाँ हम लोगों ने फिर उसको बहुत अच्छा ट्रेन करके दिया। कंपटीशन जो 3 दिन की लोडिंग होती है और पानी का इंटेक होता है, वो मेन चीज़ होती है। कंपटीशन से पहले उनकी बहुत अच्छी लोडिंग करवाई, कार्ब्स लोड करवाए, पानी वगैरह उसके अच्छी तरीके से ड्रॉप करा, उसने टाइटल जीता। टाइटल बाद के वो उसको एक छोटा सी बाइक मिली थी, बाइक भी उसने इनको दे दी। यहाँ पर क्योंकि हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये खुद ही से ही आप लोग कर रहे होंगे, बाइक वगैरह देना और ये सब। अच्छा मुझे बताएं इस पे एक्सपेंस कितना आता है? कि डेफिनेटली आप लोगों की डाइट हो गई, आपकी पूरी ट्रेनिंग हो गई और डाइट भी इसमें ठीक ठाक लगती है। आई थिंक ये कोच जो है वो बेहतर बता पाएंगे। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होती है, कम से कम जो है डाइट का ही डेली का 2 से 2.5 हज़ार खर्चा होता है जी, डेली बेसिस का, क्योंकि अभी हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन, कार्ब्स। जी। और उसके अलावा ट्रेनिंग कितनी होती है? सॉरी, ट्रेनिंग 45 मिनट से 1 आवर, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने डाइट बताई 2.5 हज़ार का खर्चा, इसमें आजकल जिम में बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं, ये प्रोटीन शेक पी लें, क्रिटीन पी लें, ये पी लें, वो पी लें, इसके जरिए आप टीके शीके लगवा लें, ये स्टेरॉइड्स वगैरह जो चल रहा है, टैबलेट चल रही हैं, वाटर आपका जो है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाएगा बॉडी का, ये सारी चीज़ें आपकी इस डाइट में इंक्लूड है और ये होनी चाहिए या नहीं? हम लोग जो बेसिक तैयारी करते हैं ना, लिक्विड इतना साइज नहीं देता, इसलिए हम खाते हैं। अब जितने भी मतलब अगर लड़के आते हैं हमारे पास, कह रहे हमें प्रोटीन दो, तो मैं उसी को यही मशवरा देता हूँ कि आप प्रोटीन छोड़ दो, अंडे लो, चिकन लो या फिश लो ना ट्रेनिंग के बाद, वो आपको ज़्यादा मतलब प्रोटीन कंप्लीट देगा, सोल्ड में आएगा। मसल्स उससे बनते हैं ना, मसल्स उससे बनते हैं, स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, मसल उससे बड़े हो जाते हैं। प्रोटीन तो अभी हमारे पास इतने पाकिस्तान में इतने ओरिजिनल प्रोटीन है भी नहीं, इंपोर्ट होते हैं और वो भी अब तो बैन हो गया है, टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होता, फिर टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं है। और वहाँ वो अब डॉलर के हिसाब से एक चीज़ अगर अमेरिका में मतलब डॉलर के हिसाब से वहाँ यहाँ लोकल मार्केट में 8 से 10 हज़ार की मिल जाती, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उतनी सस्ती तो होती ही नहीं। मेरे ख्याल में ट्रेनिंग पे बात कर लेते हैं कोच सर से। कोच सर कैसे ट्रेन कर रहे हैं अब्बा को जुलाई के इवेंट के लिए? बस इंशाल्लाह इस बार तैयारी हमारी थोड़ी सी। कितने केजीज में ले जा रहे हैं इनको? 100 अबव कैटेगरी में जा रहे हैं। जी। अच्छा जी, और बॉडी शेपिंग पे ही होगा सब? बॉडी शेपिंग में होगा जी, पोजिंग जी। ठीक है, तो किसे टफ कंपटीटर देख रहे हैं आप और कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें तो पूरा एशिया आएगा, पूरा एशिया कंपीट करेगा। आपका कंपटीटर जो सबसे ज्यादा टफेस्ट है, जाहिर है आप कोच है तो आपने असेसमेंट किया होगा कि भाई इससे अब्बा का मुकाबला होगा। एक ईरान है और एक इंडिया है, ईरान दोनों के टफ होते हैं। इंडिया से मुकाबला, इंडिया से इंशाल्लाह मुकाबला, इंडिया से ईरान से हार जाए टेंशन नहीं है, इंडिया से मुकाबला, इंडिया से इंशाल्लाह मुकाबला। मैं जब वर्ल्ड में आया था 3rd आया था, तो उसमें 3 इंडिया वालों को काटा है और एक ने मुझे आ रहा है। तो अभी मेरा टारगेट है वो भी 100 प्लस में खेलता है, इस बार उसको आ रहा है। डेफिनेटली वो भी आएगा एशिया चैंपियनशिप में। इंडिया को वार्निंग दिलवाएं इनसे, थोड़ी पोजिंग हो जाए फजल साहब, अगर पोजिंग खड़े होकर अगर आप कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा और ऊपर कर लें, आपकी टी-शर्ट अगर हो सकती है तो। मुझे ऐसा लग रहा है टी-शर्ट फट भी जाएगी अगर दोनों ऊपर नीचे खड़े हो गए, खड़े हो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। इंडिया को बता रहे ना, ओए माशाल्लाह। ये दोबारा एक बार फिर ये आ गया जी, बिल्कुल कैमरे के साथ आप एडजस्ट होते रहे भाई। वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। कोच साहब की मेहनत आ रही है। इंडिया जा कश्मीर से निकल जा। हमारे पास फजल इलाही साहब है जी, तो फिर मुकाबले के लिए आप तैयार है माशाल्लाह, अच्छी बात है, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी होती है या रूटीन में जो आप, क्योंकि आप अपना जिम भी चला रहे हैं, तो जो आप ऑब्वियसली वो फिटनेस तो आपका लेवल वही होगा 100%। इस वक्त हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ है। अभी प्रोग्राम से पहले भी हम 2 घंटे जो है ना ट्रेनिंग करके आए हैं, 2 घंटे ट्रेनिंग करके आए। उसके बाद कराची में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, इन्वायरमेंट बहुत हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसमें अंडे खाना, मछली खाना, चिकन खाना। हम लोग अभी जो आखिरी मेरे 18 दिन रह गए, मैं सिर्फ प्रोटीन डाइट पे हूँ।
वाह, कार्स भी बन very रहे good, कार very भी good. मेरे बंद है। जबरदस्त। अच्छा, एक आपके साथ जो है वो हमारा मुकाबला भी अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आते हैं ना मैं सबको पंजे में हराता हूँ, और इसलिए जो है वो आप मुझे अगर 2 मिनट दे दें तो मैं जरा इनको जो है वो थोड़ी देर टफ टाइम देना चाहूंगा प्लीज। हमारी चैंपियनशिप जो है वो होगी। आ जाए सर जरा, मुकाबला हो जाए। बहुत जो है ना वो इन्होंने पोजिंग कर ली है भाई साहब। आप यहाँ आ जाओ, एटीट्यूड देख रहे हैं आप, एटीट्यूड देख रहे हैं आप भाई का। आ जाए, चलें जी फजल साहब, बात सही है। चलें कोच सर, आप बताइएगा। कोच सर, मुझे कोच करना है, ठीक है? आ जाए। इस कंपटीशन में आपकी साइड लेनी है। आपकी साइड ना मैं आपको हराऊंगा ना आप मुझे, ठीक है? इनको नहीं बताएंगे। आ जाए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडी, चलें, स्टडी, 1 2 3 स्टार्ट। पावर तो मुकाबला हो रहा है, खतरनाक मुकाबला हो रहा है। अच्छा जी, वरना आप काउंटडाउन दे सकती हैं, आई डोंट माइंड। ये मुकाबला चल रहा है, ये थोड़ा सा फ्रिक्शन भी होना चाहिए ना, लगे आप। ठीक है जी, कोच सर सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। 3 2 1। अरे भाई कोई बात नहीं, इंडिया को हराने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो नाश्ता आप कम करके आज मैंने नाश्ता किया नहीं है ना, इस वजह से। कोई नहीं, इंशाल्लाह अगली मर्तबा में जो है हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह आप विन करके आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल इंशाल्लाह, बस हमारी कोशिश तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस गर्मी में, बहुत टफ रूटीन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और कितने दिन पहले से ट्रेनिंग शुरू कर दी है आपने? मैंने फर्स्ट रोजे से ट्रेनिंग स्टार्ट की, फर्स्ट रमजान से, और मैंने इस बार रोजे भी ना डाइट पे रखे, बॉयल चिकन बॉयल राइस पे रखे। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फजल साहब, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फाद कांग्रेचुलेशन। अपने वालिद को ट्रेन करना बहुत बड़े एजाज की बात होती है, और वो भी वो वालिद जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। तो आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और नाजरीन, अब हमारा वक्त जो है वो काफ़ी हद तक इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो तलहा से बात कर लेते हैं। तलहा, क्या ख्याल है आपका, कैसे आपने देखा अभी फजल इलाही साहब को? आप भी जो है वो MMA से ताल्लुक रखते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट से, तो बताइए। फजल ने बड़ी मेहनत की है और फजल ने बड़ा रिजल्ट अचीव किए हैं, और इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला उनको और कामयाबी से नसीब कराए। लेकिन मैंने जब आपको पंजा आजमाई करते हुए देखा तो मैंने सोचा बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, वो जो स्पेशल आपने निकाला था ना, स्पेशल बहुत सारा था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब ने और भी बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करने थे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त तमाम हुआ है। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स के प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तलहा को, वर्दा को और फ़हीम को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी अगर फ़हीम ने छुट्टी नहीं की। अल्लाह हाफिज। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।